हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन सेट 1 का बता रही हूँ। सारा मैंने करा दिया है, बस 29 एंड 30 नंबर क्वेश्चन आपका बचा हुआ था। 29 एंड 30 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट का है। ये दोनों 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 29 एंड 30 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऑप्शंस दिए, यानी कि 29 में 2 क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको एक करना है, जो आता है वो करना है और करके दिया है। ठीक है, 29 एंड 30 में। तो इसमें टोटल 29 एंड 30 दो नंबर है, बट इसमें 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूंगी, क्योंकि जब तक क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझते हैं तब तक आंसर सही से नहीं लिख पाओगे। तो देखिए इसमें ये पूछा है कि डिमांड होता है इकोनॉमिक्स में, है ना, आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो मांग करके एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है। तो मांग पर असर डालने वाला, उसको प्रभावित करने वाला, यानी मांग से जिससे अफेक्ट पहुंचे, ठीक है, इफेक्ट पहुंचे, वैसे आपको तत्व बताने हैं, कारक बताने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कारक है जो कि मांग को प्रभावित करते हैं, वो सब आपको बताना है इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, फॉर अ कमोडिटी। तो इसका आंसर है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। इधर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ, ताकि आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, किसी को कोई दिक्कत ना आए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो 5 पॉइंट लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप 2-4 लाइन लिख लेना है इसका। ठीक है, जैसे देखो, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में, फैक्टर्स में, पहला है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड, यानी जो हम सामान खरीदते हैं बाजार से, उसका कीमत मांग को प्रभावित करता है। क्योंकि जो मांग है, डिमांड, और जिसे इंग्लिश में डिमांड कहते हैं, और वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड, इन दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अपोजिट रिलेशनशिप मतलब विपरीत संबंध होता है इन दोनों के बीच में। क्योंकि जब वस्तु का कीमत यानी प्राइस ऑफ गुड बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसकी मांग घट जाती है। ठीक है, उसका डिमांड घट जाती है। वहीं जब वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड, घट जाती है, यानी कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, तो वस्तु का जो मांग है, डिमांड ऑफ गुड, वो बढ़ जाता है। समझ में आया किस लिए कह रही हूँ, अपोजिट रिलेशनशिप होता है। अगर एक का, जैसे कीमत अगर बढ़ गया तो मांग घट जाता है, और अगर कीमत बढ़ गया तो और अगर कीमत घट गया तो मांग बढ़ जाता है। ऐसा है इसमें, ठीक है, उल्टा होता है। अब देखो, जैसे कि मान लो किसी वस्तु का कीमत कम हो गया, हमारे पास 10 रुपया है, 5-5 रुपये करके मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 ही चीज़ ले सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा अगर कीमत घट जाए, 10 रुपया है, 3-3 रुपया या 2-2 रुपया हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 रुपये में हम लोग 5 उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरह जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, और जब वस्तु का कीमत घटती है, सामान कोई सस्ता हो जाता है, तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, लोग उसे ज़्यादा खरीदने लगते हैं ना। अब देखो सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है उससे भी मांग प्रभावित होता है, डिमांड जो है उसको अफेक्ट पहुंचता है। अब देखो रिलेटेड गुड्स क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। रिलेटेड गुड्स में आते हैं पूरक वस्तुएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड दूसरा है स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन उठता है 2-2 मार्क्स का, स्थानापन्न वस्तुएं क्या है, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, या फिर आपसे ये पूछ सकता है पूरक वस्तुएं क्या है, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, जरूरी होता है, तो इसे ही पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे पेन और इंक, ठीक है, पेन और इंक का क्या फंडा है कि खाली पेन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए इंक चाहिए, और इंक खाली है तो उससे लिख नहीं सकते, इसके लिए पेन का खोल चाहिए।
तो पेन और इंक जो है वो पूरक वस्तुएं है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है, कार बिना पेट्रोल का नहीं चल सकता और केवल पेट्रोल, तो फिर वही बात हो गया। तो कार और पेट्रोल जो है पूरक वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसी तरह पेन और इंक भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं का जोड़ा जिनका उपयोग एक दूसरे को मिलाकर किया जाता है उसे ही पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो मांग को ये कैसे प्रभावित करती है। जब पूरक वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो उसकी दूसरी वस्तु जो होती है उसका जो मांग है, डिमांड है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जब पूरक वस्तु का कीमत घट जाता है, उसका प्राइस घट जाता है, तो उसका डिमांड जो है, पूरक वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर कार सस्ता है तो क्या होता है, पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सब कोई कार खरीदने लगेंगे, है ना। अब देखो स्थानापन्न वस्तुएं क्या है। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक के बदले में दूसरा का किया जा सकता है। जब एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का स्थानापन्न किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसे ही कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर गुड़, चीनी। जैसे मान लो अगर चाय नहीं है तो कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। गुड़, चीनी को भी एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि दोनों से हमको मिठास चाहिए, ठीक है। तो मिठास के लिए हम लोग गुड़ या चीनी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जब एक के जगह पे दूसरा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे ही स्थानापन्न वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी एंड शुगर, जैगरी। क्लियर है। तो जब स्थानापन्न वस्तुएं हैं, मान लो चाय, कॉफ़ी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जब चाय का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है और कॉफ़ी का, तो क्या होगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा पैसा देकर चाय से अच्छा कॉफ़ी पी लेगा लोग, है ना। इसी तरह से जब चीनी का कीमत बढ़ जाता है तो गुड़ का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेम काम कर रहा है दोनों चीज़, तो अगर एक चीज़ का दाम बढ़ गया तो दूसरा से काम चला लेते हैं लोग, है ना। उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर्स, वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। तो अगर एक चीज़ जो है स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड, उसका प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरी ओर हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो उपभोक्ता की आय भी जो है मांग को प्रभावित करती है, मांग डिमांड पे इफेक्ट डालती है, कंज्यूमर्स इनकम। कैसे? वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ गुड्स और उपभोक्ता की आय यानी कंज्यूमर्स इनकम, इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध होता है यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि जब आय में, इनकम में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तब मांग भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे ही जब आय में यानी इनकम में कमी होने लगती है तो मांग जो है, डिमांड, वो भी घट जाती है। क्योंकि जितना पैसा होगा उतना ही ना सामान हम लोग खरीदेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, पैसा होगा तो डिमांड होगा, मतलब खरीदेंगे, और पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, कम खरीदेंगे, है ना। तो ये होता है उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर्स इनकम। जिसका इनकम, अगर इनकम ज़्यादा है उपभोक्ता की तो डिमांड बढ़ जाता है, और अगर इनकम कम है तो डिमांड घट जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से उपभोक्ता की आय जो है, कंज्यूमर्स इनकम, डिमांड को प्रभावित करती है, मांग को। अब देखो फोर्थ पॉइंट है रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन। टेस्ट, प्रिफरेंस एंड फैशन, ये भी डिमांड को, मांग को प्रभावित करती है। जब भी एक व्यक्ति की रुचि, प्राथमिकता तथा प्रचलित फैशन यानी एक इंसान का टेस्ट, प्रिफरेंस एंड फैशन भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। क्योंकि मांग, रुचि, प्राथमिकताएं तथा फैशन के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। जैसे अगर किसी उपभोक्ता को आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा रुचि है तो उसकी मांग आइसक्रीम के लिए अधिक होगी, ठीक है। तो उसका डिमांड जो है आइसक्रीम के लिए ज़्यादा होगा। और अगर किसी उपभोक्ता का यानी कंज्यूमर का प्राथमिकता अन्य कार्यों यानी अदर वर्क से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अधिक है तो उसके लिए पुस्तकों यानी बुक्स एंड स्टेशनरी की मांग जो है, डिमांड अधिक होगी। इसी तरह अगर फैशन में जीन्स का प्रचलन है, ठीक है, तो क्या होगा,
इसकी मांग अधिक होगी, डिमांड अधिक होगी। इस तरह रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन भी मांग को प्रभावित करती है। अब देखो, मांग को प्रभावित करने वाला 5th पॉइंट है भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो भविष्य की संभावित परिस्थितियां जो होती है भी उपभोक्ता या बाजार मांग को, कंज्यूमर या फिर मार्केट डिमांड को प्रभावित करती है, उस पर इफेक्ट डालती है। कैसे? जैसे यदि भविष्य में युद्ध होने की आशंका है, वार होने का आशंका है, तो वर्तमान में अनाज की मांग बढ़ जाएगी, है ना। जैसे अभी कोरोना की वजह से हम लोगों का लॉकडाउन होने का संभावना जैसे बढ़ रहा था, फटाफट सारे राशन का स्टॉक भरे जा रहे थे घर में, है ना। तो यही होती है भविष्य की संभावना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जिससे कि डिमांड पे असर पड़ता है ना। अब देखो 6th पॉइंट है जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये भी डिमांड को कहीं ना कहीं असर डालती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में धनी उपभोक्ताओं यानी रिच कंज्यूमर्स की संख्या अधिक होगी तो वहाँ आरामदायक एवं विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी। सीधी सी बात है, अगर लोग रईस है तो क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे, है ना। इसी के विपरीत अगर जनसंख्या में निम्न आय वर्ग वाले यानी गरीब लोग जो होते हैं, गरीब उपभोक्ता, पुअर कंज्यूमर्स की संख्या अधिक होगी, तब परम आवश्यक वस्तु की डिमांड जो है, मांग वो अधिक होगी। ठीक है, जैसे खाना, ये सब चीज़ का, अनाज, ये सब का ज़्यादा मांग होगा। वहीं रिच होंगे तो लग्जरी गुड्स की डिमांड अधिक होगी। क्लियर है। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपात के नियम को लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है। जब किसी परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो है जब किसी साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात बढ़ाया जाता है तो एक सीमा के पश्चात पहले उस साधन का सीमांत उत्पादन और फिर औसत उत्पादन घट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साधन जो है मैंने आपको पढ़ाया है, साधन क्या होते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इसका लॉग इसमें पूछा है तो बता रही हूँ। ठीक है, अब इंग्लिश में देखो, किसी को चीज़ को लिखा है मैंने, एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर in a combination of factors is increased after a point, first the marginal and then the average product of that factor will diminish. क्लियर है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो 5 नंबर में इतना में नहीं होगा, तो आप मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट डाल दिया है इसके नियम के, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं है, कुछ अजम्पशन है। क्या क्या अजम्पशन है इसके, मान्यताएं, तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दूसरा है उत्पादन प्रक्रिया में कुछ स्थिर साधन जरूर होना चाहिए, और तीसरा है विभिन्न साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना संभव है। अजम्पशन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन टेक्नोलॉजी शुड नॉट चेंज, देयर मस्ट बी सम स्टेबल मीन्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द रेशियो ऑफ डिफरेंट मीन्स। क्लियर है। अब 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है पिछले वीडियोस में, लेकिन फिर भी इसको मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मॉडल पेपर आपको कंप्लीट कराना है। तो उत्पादन लागत जो है उसको हेडिंग डाल के आप लिखिएगा, उत्पादन लागत से तात्पर्य किसी वस्तु उत्पादन करने के लिए लागतों को क्रय करने में चुकाई गई रकमें तथा साहसी को उत्पादन का जोखिम उठाने के बदले प्राप्त लाभ की रकम के सम्मिलन से है, जैसे लगान एवं किराया, वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, लाभ। ठीक है, साधारण शब्दों में मैं बता रही हूँ आपको कि उत्पादन लागत जो है वो किसी वस्तु, देखो कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए लागत लगता है। ठीक है, तो उसको खरीदने के लिए कुछ रकम चुकाना पड़ता है, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। और साहसी जो होता है एंटरप्रेन्योर, उसको भी उत्पादन का, प्रोडक्शन का जो रिस्क उठाता है उसके बदले में उसको लाभ मिलता है, तो उसी को कहते हैं उत्पादन लागत। ठीक है, जैसे लगान, किराया, वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा लाभ। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन कॉस्ट का डेफिनेशन हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू यूनियन ऑफ अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग इनपुट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर who takes risks of production of any goods and services. For example, rent and royalty, salary and wages, interest, profit. Clear है।
30 नंबर में ए बी करके पूछा है। पहला वाला क्वेश्चन जो आपको उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट, ये 2 मार्क्स का। बी नंबर जो है वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए इतना लिखना ठीक है, आपके लिए बहुत है। अब देखो 30 का बी नंबर क्वेश्चन पूछा है, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे तो चलेगा। देखो, द फॉलोइंग रिलेशन इज फाउंड इन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। औसत लागत तथा सीमांत लागत में निम्नलिखित संबंध पाया जाता है। यहाँ मैंने कर्व बना दिया ताकि आप लोगों को क्लियरली समझा सकूँ। तो पहले आप ये कर्व समझ लो, क्योंकि आपसे पूछा औसत लागत सीमांत लागत यानी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ मैंने देखो ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे उत्पादन प्रोडक्शन शो कर रहा है, ठीक है, और ये वाई एक्सेस है, यहाँ पे लागत यानी कॉस्ट को शो कर रहा है। तो ये हो गया आपका एम सी यानी मार्जिनल कॉस्ट, और ये हो गया ए सी यानी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये पी एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है। अब देखो ए सी एंड एम सी में रिलेशन बता रही हूँ मैं। ए सी तथा एम सी दोनों की गणना टी सी से ही की जाती है, ठीक है। यहाँ ए सी हो गया एवरेज कॉस्ट एंड एम सी हो गया मार्जिनल कॉस्ट। दोनों की गणना जो है टी सी से की जाती है। अब देखो फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का फार्मूला है टोटल कॉस्ट अपन क्यू, ठीक है, टी सी बाई क्यू। एंड मार्जिनल कॉस्ट होता है डेल्टा टी सी बाई डेल्टा क्यू। क्लियर है। यहाँ पे क्या फर्क है, बस यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है, बाकी दोनों को कैलकुलेशन हम लोग टीसी से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है इसका। दूसरा रिलेशन है एमसी एसी को सदैव न्यूनतम बिंदु से काट कर गुजरती है, ठीक है। न्यूनतम बिंदु माने मिनिमम पॉइंट से काटती है, कट करती है, जैसा कि चित्र में पी बिंदु पर दिखाया गया है। देखो ये एमसी है और ये एसी है, तो एमसी जो है ये एसी को काट रही है, कहाँ काट रही है, यहाँ पे। तो ये जो है इसका देखो यहाँ से आया, इसके बाद ये ऊपर चल गया, तो ये न्यूनतम बिंदु है यानी मिनिमम पॉइंट है। तो ये जैसा कि पी में दिखाया गया, मैंने वहाँ लिखा है, ठीक है। तो एमसी जो है एसी को न्यूनतम बिंदु पर मिनिमम पॉइंट पर काटती है, ये एक रिलेशन हो गया इसका। अब देखो एमसी एसी का रिलेशन थर्ड, जब एसी ऊपर की ओर बढ़ती है तब एमसी और तेजी से बढ़ती, ठीक है। देखो यहाँ पे एसी जो है ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, कहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ तक तो नीचे है, इसके बाद बढ़ने लगी यहाँ पे, तब एमसी जो है और तेजी से बढ़ती है। देखो यहाँ पे जब ये बढ़ा, इस जगह पे यहाँ से आया, यहाँ बढ़ने लगा, तो ये एमसी जो है वो ऐसे आके और तेजी से बढ़ने लगा, इससे भी आगे से बढ़ गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, जब एसी गिरती है तब एमसी तेजी से गिरती है, ठीक है, यानी जब एसी गिरने लगती है तब एमसी और तेजी से गिरने लगती है। चलो ग्राफ में दिखाती हूँ। देखो एसी कहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे देखो गिर रहा है, ठीक है, यहाँ तक गिरा, उसके बाद ऊपर उठने लगा। तब जब यहाँ पे एसी गिर रहा है तो एमसी क्या हो रहा है, और तेजी से गिर रहा है ना। तो यही लिखा है मैंने इसके रिलेशन में। अब देखो फिफ्थ पॉइंट है इसका, फिफ्थ रिलेशन मैंने बताया है, एसी के न्यूनतम बिंदु पर एसी इक्वल्स एमसी होता है, ठीक है। यानी एसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है वहाँ पे एसी बराबर एमसी हो जाता है, एवरेज कॉस्ट बराबर मार्जिनल कॉस्ट, औसत लागत बराबर सीमांत लागत। क्लियर है। अभी जो मैंने हिंदी में बताया इसको इंग्लिश में बता रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले लोग आप लोग नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट पॉइंट है बोथ एसी एंड एमसी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टीसी। हियर एसी इक्वल्स टीसी बाई क्यू एंड एमसी इक्वल्स डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू। Second point is, second relation is MC AC always cut through the minimum point as shown at the P point in the figure, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि MC और AC जो है हमेशा मिनिमम पॉइंट पर कट करती है, ठीक है, जैसा कि P पॉइंट में दिखाया गया है फिगर में। थर्ड पॉइंट है when AC increases upward MC increases more rapidly, यानी जब AC जो है ऊपर की ओर बढ़ता है तो MC जो है वो और तेजी से बढ़ जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। फिर देखो फोर्थ पॉइंट है व्हेन एसी फॉल्स एमसी फॉल्स रैपिडली, यानी जब एसी फॉल करता है, गिरता है, तब एमसी जो है और तेजी से गिरता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी देयर इज एसी इक्वल्स एमसी, यानी एसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है उस वक्त एसी एमसी के इक्वल्स हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 मार्क्स का है बी नंबर क्वेश्चन 30 का बी, तो आप लोग 3 पॉइंट ही लिखना, 3 पॉइंट ही लिखना,
ऐसे मैंने बता दिया है, जो आपको इजी लगे वो आप लिखना, ठीक है। अब देखो 30 का और वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ये आपको समझने वाला चीज़ है, इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा। इसमें दिया निम्नलिखित तालिका से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। देखो यहाँ पे एक टेबल दे दिया आपको, इससे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया है इस टेबल में, तालिका में, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स, यानी वस्तु का जो कीमत है वो दे दिया है, एंड वस्तु की मांग की मात्रा दे दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो जब वस्तु का कीमत 5 रुपये है, यहाँ पे नहीं दिया रुपीज़ में, ये क्या, मान लो अगर वस्तु 5 रुपये का मिल रहा है तो इसका डिमांड जो है 20 है, इसका क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और वहीं जब कीमत 4 हुआ तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना आंसर में, वो 29 में शायद, हाँ। तो जब देखो कीमत जो है घटा तो मांग कैसे बढ़ गया, 20 से 30 हो गया। अगर कीमत 5 है तो 20 है, और 4 हुआ तो डायरेक्ट 30 हो गया। यही चीज़ मैंने उधर बताया था आपको। तो खैर वो तो रहा दूसरा बात, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो तालिका है, टेबल है, इससे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला फिट होगा, वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे वस्तु की कीमत जो है 5, तो P = 5 है, ठीक है। एंड नया जो कीमत है 4, तो P1 यहाँ पे मैंने लिख दिया = 4, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी जो है, मान लो Q से इसको डिनोट कर दिया मैंने, तो हो गया 20। और यहाँ पे दूसरा वाला क्वांटिटी कितना है 30, तो Q1 लिख दिया 30, ठीक है। अब देखो ED यहाँ पे निकालने बोला है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स व्हाट, मांग की लोच क्या है, यही आपसे पूछा है ना। ये सारा चीज़ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, टेबल में। अब देखो मांग की लोच का फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स ΔQ/ΔP इंटू P/Q, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ΔQ दिया है, नहीं दिया है, ΔP दिया है, नहीं दिया है आपका टेबल में, है ना। देखो ΔQ/ΔP नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे P एंड Q तो दिया हुआ है। ये हो गया P एंड ये हो गया Q, ठीक है। फर्स्ट वाला प्राइस एंड फर्स्ट वाला डिमांड जो है वो PQ हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें, अब ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच निकालने के लिए हम लोग को ये दोनों चीज़ चाहिए, ΔQ एंड ΔP। तो चलो मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ΔQ निकालने एंड ΔP निकालने का तरीका। ΔQ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नए वाले डिमांड में से पुराने वाले डिमांड को घटाना होगा, ठीक है। मतलब ये कि ΔQ = हो गया Q1 - Q, ठीक है। तो Q1 क्या है आपका 30 है, यहाँ पे 30 मैंने पुट कर दिया, एंड देन Q है आपका 20, तो 30 - 20 हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा का साइन लगेगा, तो 30 में कुछ नहीं यानी प्लस में, तो 10 हो गया आपका ΔQ, क्लियर है। अब देखो ΔP भी उसी तरह निकलता है, ΔP = P1 - P। तो यहाँ पे देखो P1 4 है और P कितना है 5, तो कितना हो गया 4 - 5, है ना। तो 4 - 5 कितना हो गया -1, क्योंकि बड़ा का साइन लगाना है, तो 5 बड़ा है और माइनस का साइन, ठीक है, -1। तो ΔP हो गया यहाँ पे -1। अब देखो ΔQ एंड ΔP का मीनिंग क्या होता है, ये होता है ΔQ मीन्स होता है चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी यानी 20 से 30 हो गया तो कितना हुआ 10, है ना। एंड ΔP का मतलब होता है चेंज इन प्राइस, ठीक है। यहाँ डेल्टा का मतलब चेंज, ठीक है। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, 5 से 4 हुआ, यानी -1 हुआ, क्लियर है। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ से पूछा है आपको, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ΔQ/ΔP इंटू P/Q। अब देखो ΔQ भी है हमारे पास एंड ΔP भी है और P भी है और Q भी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको पुट कर देना, बहुत ईजी है। अब देखो ΔQ कितना आया 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे, बाई ΔP कितना है -1, यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इंटू का साइन है, यहाँ इंटू कर दिए। अब P कितना है, ये देखो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। एंड Q P/Q है, तो यहाँ पे बाई लिखे बटा, उसके बाद Q कितना है 20, ठीक है, तो यहाँ हम लोग 20 लिख दिए। हो गया इतना। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करके निकालना है। तो 5 का टेबल में 5 का पहाड़ा में ये 4 बार में कट जाएगा ना, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है। अब देखो 2 का पहाड़ा में कट रहा है, 2 दूनी 4 एंड 2 5 10, ठीक है, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10, क्लियर है। अब देखो 5 यहाँ कुछ नहीं बचा है, ठीक है, बाई
5 इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, एंड -1 इंटू 2, यहाँ पे 2 बचा है, कितना हुआ 5/2 माइनस लग गया। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 0.025 ज़ा 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2.5, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर निकल गया है। मांग की कीमत लोच यहाँ पे पूछा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ED इक्वल्स -2.5 इज द आंसर। क्लियर है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। और मैं मोटिवेट होंगी तो आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी। और इसे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करिए। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।